के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न करे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। इस क्लास को स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि हम लोग अब रिवीजन पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें क्वेश्चन बहुत अधिक करना है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुषाणों के ये सामंत थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त ने धारण किया था। किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त ने धारण किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्यभट्ट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। सरकारी या दरबारी भाषा की बात करते हैं तो 5 का हो जाएगा डी यानी कि संस्कृत। और आने वाला हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 6 नंबर कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 7 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कंद गुप्त मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन अधिक से अधिक हम सभी को लगाना है और आने वाला हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 8 का आ जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी यानी कि गुप्त काल से संबंधित हो जाएंगे, गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो राज कवि की बात करते हैं कालिदास के, तो ये समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये क्या थे, राज कवि हुआ करते थे। कौन थे, कालिदास। इस क्वेश्चन को स्टार मार के लिखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 11 का हो जाएगा बी यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन था। तो वो था आप सभी का सी यानी कि नालंदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख की बात करते हैं तो आप सभी की भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि फहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फहियान की बात करते हैं तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा था, यानी कि स्वर्ण युग कौन था।
15 का हो जाएगा डी यानी कि गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान की बात करते तो आपसे कि चीन का निवासी हो जाए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो 17 का जगह सी यानी कि वाकाटक हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपसे का किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। 18 का जगह सी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। तो 19 का हो जाएगा ए यानी कि कहुम स्तंभ लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि बोध गया में। बोध गया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मिजोरम के लोक नृत्य की बात करते स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आप सभी का चिराव नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फटाफट आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे कहेगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो गए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा और पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये जाएगा आप सभी का भूटान। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू होता है, ठीक है ना, थिम्पू। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस्नों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी, यहाँ पर कुषाणों होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुषाणों था। कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो भारत की जनगणना 2011 के अगर आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है ना। तो ये था इसका आदर्श वाक्य 2011 की बात किया जाए तो। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पर वी मार्क करके लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 1757 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर ए नर्तकी नटराज हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर की चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी, यानी कि 1969 में हो जाएगा। 1969 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 76 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन थे। तो के इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित किया गया है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्वारम वेक्टर स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। 14 का हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर ए वायलिन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74.05% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी। तो 16 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी की बात करते हैं तो ए हो जाएगा कृष्ण के, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों से बने कीटाणु शोधन उत्पादों का उदाहरण नहीं है। 18 का हो जाएगा बी, यानी कि टाइटेनिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 के वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, यानी किसके कार्यकाल के समय निरस्त किया गया था। तो लॉर्ड रिपन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 20 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे।
तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी डी देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभा के सदस्य बने थे? तो यह जाएंगे आप सी के अम्मू स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न आप सी का 22 नंबर की निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं वहां पर ना। तो यह जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेरी नृत्य। अगला है कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूपनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर की अन्नपूर्ण चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयोगी है? काजू के लिए। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल लेटराइट मिट्टी।